शामिल करें। IMF की बड़ी शर्त पर वफाकी हुकूमत का अमल दरामद। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान और अहले खाना के असासे गोशवारे जाहिर करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। अफसरान के असासे मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो सकेंगे। सरकारी अहदेदारों को अंदरूने और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। सरकार का नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को तफसीलात FBR को देंगे। अफसरान के मुलाजिमीन के असासों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम बैंक और इन अफसरान के अकाउंट की तफसीलात के डेटा को महफूज रखने के पाबंद होंगे। बात करें डॉलर की तो डॉलर पाकिस्तान में तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गया। रुपए की कदर संभल ना सकी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। ओपन मार्केट में आज डॉलर 275 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 283 रुपए पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 249 पॉइंट्स की कमी आई। सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपए इजाफे के बाद 2,08,000 रुपए तक जा पहुंची है। तो आपको डॉलर के हवाले से बताएं कि डॉलर पाकिस्तान में तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गया। रुपए की कदर संभल ना सकी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा सामने आ गया। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहां हैं? CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहां 4 अरब में बना लेते। KP के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते लेकिन एक भी ना बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए का ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने शहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए? CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना लेते। KP के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते लेकिन एक भी ना बना सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए का ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने शहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी कर दिया। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम सवालात उठा दिए। कहा कि CTD पंजाब में तो 3 अरब में बनी है, यहाँ 4 अरब में बना लेते लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं बनाई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सियासी और अक्सरी क़यादत की बैठक तहरीक इंसाफ ने शिरकत की दावत ठुकरा दी। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी। इमरान खान APC में भी शिरकत नहीं करेंगे। इमरान खान की मैं मानू की रट मुल्की मफाद का भी ना सोचा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। इमरान खान ने एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की दावत ठुकरा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर नहीं बैठेंगे। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने बताया कि 2 वजूहात पर एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। वजीर आजम को अपनी करप्शन के पैसे याद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से 400 अरब का हिसाब मांग रहे हैं। जब इम्पोर्टेड वजीर आजम पेशावर आए, जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ के आवाम के ऊपर नमकपाशी की, उनके जख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की 7 फरवरी को बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी। असद उमर ने तस्दीक की कि इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। अवामी राय है कि कम अज कम दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को मिल बैठना होगा। अहम खबर शामिल करें। PTI के साबिक अरकान असेंबली से रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन जारी है। फारूक हबीब समेत दीगर के कमरों के ताले तोड़ दिए गए। C ब्लॉक के बाद G ब्लॉक में ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। इंतजामिया ने शानदाना कुलसान को कमरा खाली करने के लिए मोहलत दे दी। साबिक रुकन कौमी असेंबली ज़हूर अहमद कुरैशी के कमरे का ताला भी तोड़ दिया गया। CDA हुकाम के मुताबिक 7 से ज़ायद मेंबरान ने कमरे रज़ाकाराना तौर पर खाली कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ इस्लामाबाद से जावेद नूर से। जावेद नूर, ये अरकान असेंबली जो साबिक हैं PTI के, उन्होंने ताहाल ये पार्लियामेंट लॉजेस खाली नहीं किए, क्या वजह है बताइएगा? जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि अरकान पार्लियामेंट जो रहे और मुस्ताफ़ी हो गए,
پاکستان تحریک انصاف کی یہ اراکین ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹ لاجز میں 100 سے زائد سویٹ اور مختلف کمرے اور فلیٹس تھے، لیکن یہ خالی نہیں کیے گئے تھے۔ یہ اگر ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ جو ان کا ضروری سامان تھا وہ ضرور نکال کے لے گئے تھے، لیکن ان کے زیر قبضہ یہ تمام رہائش گاہیں تھیں، یہ سویٹ اور جو فلیٹ ہیں یہ ان کی زیر انتظام تھی، زیر استعمال تھیں، اور جو استعمال نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے تالے جو ہیں یہاں پر لگا رکھے تھے۔ اس کے خلاف کئی مرتبہ نوٹسز کا اجرا ہوا، لیکن یہ رہائش گاہیں خالی نہیں کی گئیں، جس پر سی ڈی اے نے آج یہ آپریشن کیا۔ تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں، یہ آپریشن جاری ہے۔ اس میں جہاں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام اور ملازمین حصہ لے رہے ہیں، وہاں پر مجسٹریٹ بھی یہاں پر موجود ہیں جو ضروری کارروائی تاکہ ہو سکے، اور مختلف جو رہائش گاہیں ہیں، سب سے پہلے اس کا آغاز کیا گیا سی بلاک سے، جہاں پر مختلف رہائش گاہیں ان کے تالے توڑے گئے، کنڈیاں توڑی گئیں، سامان وہاں سے نکالا گیا اور پھر سامان کی فہرست بنائی گئی، کیونکہ یہ سامان جن کا ہے ان کے حوالے بعد میں یہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی بلاک میں آغاز کیا گیا اور مختلف کمروں کے تالے توڑے گئے، کنڈیاں توڑی گئیں اور وہاں سے بھی سامان جو ہے نکالا گیا۔ کئی جگہوں پہ ایسا سامان بھی موجود تھا جن میں ملازمین کے استعمال کی چیزیں تھیں، گدے، تکیے، اس طرح کا سامان، تو وہ سامان ایک گاڑی میں لاد کر پارلیمنٹ لاجز سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا، لیکن جو اراکین اسمبلی کا سابق اراکین کا جو دیگر سامان تھا وہ اس وقت موجود ہے اور اسے سیل کیا گیا ہے، اسے رکھا گیا ہے، جبکہ جن اراکین سے خالی کرایا گیا ہے، ان کی رہائش گاہیں خالی کروائی گئی ہیں یا ان سے قبضہ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ ان میں ظہور احمد قریشی ہیں، شاہد خٹک ہیں، شبیر احمد قریشی ہیں، جبکہ شندانہ گلزار جو ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ ان کا سامان سویٹ میں موجود ہے تو اس کا تالا نہ توڑا جائے، وہ جلد چابیاں حوالے کر دیں گے، جبکہ ان سمیت 8 اراکین ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ 2 روز کا انہیں وقت دیا جائے، وہ اپنا سامان نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چابیاں حوالے کریں گے تو ان کے تالے نہ توڑے جائیں۔ تو انہیں ان میں سے جو شندانہ گلزار ہیں انہیں پہلے یہ مہلت دی گئی ہے، دیگر اراکین کو بھی جو ہے مہلت مل سکتی ہے، اور سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے بہرحال جاری رہے گا۔ جو رابطے کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ رعایت ہے، لیکن کیونکہ کئی مرتبہ نوٹسز کا اجرا ہو چکا اور اس کے باوجود یہ رہائش گاہیں خالی نہیں کی گئیں، یہاں پر ان کا قبضہ برقرار تھا، جس کی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے وہ کرنا پڑا۔ لیکن یہ ایک مرحلہ ہے، ایک مرحلہ بھی اور ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ رہائش گاہیں تو خالی ہو جائیں گی، قبضے مل جائیں گے، لیکن ان رہائش گاہوں کے بجلی اور گیس کے بل بھی خطیر رقم اس مد میں جو ہے وہ بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ لاجز کو خالی کروانے کے لیے سی ڈی اے کا جو آپریشن ہے وہ تاحال جاری ہے۔ آگے بڑھیں، شاہد خاقان عباسی نے پارٹی سے اختلافات کی سختی سے تردید کر دی۔ نیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو سپیس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ نئی ٹیم کے ساتھ کھل کر کام کر سکیں، پارٹی کے ساتھ ہوں، وزیر اعظم یا پارٹی جو بھی ذمہ داری دیتے ہیں پوری کرتا ہوں، مریم نواز کو جہاں بھی رہنمائی درکار ہوگی حاضر ہوں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ مین آف دا مومنٹ بنے ہوئے آج کل سابق وزیر اعظم اور سابق سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے استعفے کی کافی ساری وضاحتیں تو آ چکی ہیں، لیکن اس استعفے کے اعلان نے بہرحال خبریں کافی گرم ہوئی، اختلافات کی، تو کیا واقعی اختلافات کہیں کسی لیول پر ہیں؟ مین آف دا مومنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے۔ میں زندگی میں کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا۔ 2019 میں میاں صاحب نے مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ اب پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آیا ہے، تو اس میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جو نئی جنریشن ہے ان کو موقع دینا چاہیے، تو اس لیے میں نے پارٹی کے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم صرف میڈیا میں ہے، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، پارٹی کو کوئی ابہام نہیں ہے، میں پارٹی کے ساتھ ہوں، میں کوئی وزارت نہیں لی، اس لیے ہم نے کہا دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ ہم نے وزارت کر لی ہے، میں بہت سے وزیروں سے زیادہ کام کرتا ہوں، صبح سے شام تک میں حکومت کے لیے کام کرتا ہوں، جو مجھے ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں وہ میں پوری کرتا ہوں۔ 3 جنوری کو میں نے استعفیٰ دیا تھا، آج 1 سال ہونے لگا ہے، اور میں آج بھی پورا دن کام کیا، کل بھی، ہر روز میں پورا دن کام کرتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ پارٹی میں جب نئی لیڈرشپ آئی ہے تو ان کو سپیس ملنی چاہیے۔ ہم 35 سال سے جماعت میں ہیں، ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں، ہم اپنا کام کر چکے ہیں، اب مریم صاحبہ نے جو ٹیم ان کے ساتھ ہے انہوں نے کام کرنا ہے۔ میاں صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو جماعت قبول کرتی ہے، اب مریم صاحبہ نے کام کرنا ہے، ان کو کام کا موقع دینا چاہیے۔ ہم مشاورت کے لیے ہر ذمہ داری جو جماعت دے گی ہم حاضر ہیں اس کے لیے، ہم جماعت کے اندر ہیں،
अपनी मेहनत करेंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। बात करने का सलीका और तहजीब भी छीन ली। मरीम नवाज ने साबिक़ अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क दे दिया। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और अखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और खानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब भी छीन ली। ज़हनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मरीम नवाज ने साबिक़ अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर में खुसूसी टास्क दे दिया। शेख रशीद की बात करें तो शेख रशीद को तोले बगैर बोलना महंगा पड़ गया। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज हो गया। कराची पुलिस गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई और दूसरी जानिब मरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए तैयार है। शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई। भतीजे राशिद शफीक का दावा सामने आ गया। शेख रशीद की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाना और बिलावल भुट्टो को गालियां देना महंगा पड़ गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बदज़बानी करने पर शेख रशीद के खिलाफ कराची के मौजको थाने में तीसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक शेख रशीद के बयान से अवाम में इश्तियाल फैला है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकारों को धक्के और धमकियां देने के खिलाफ दर्ज दूसरे मुकदमे में मरी पुलिस भी शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी है। मरी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता कर लिया है। शेख रशीद से अहले खाना और वकला की थाना सेक्रेटरीट में मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद शेख रशीद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के साथ हफ्तावार महंगाई में 2.82% का बड़ा इजाफा हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह की 34.49% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते LPG 17.61% महंगी हुई। पेट्रोल 16.22 और डीजल 15.30% महंगा हुआ। एक हफ्ते में लहसुन की कीमत में 17.07% का इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ने लगे। चिंची रिक्शे के मुसाफिर और ड्राइवर्स में किराए बढ़ने पर बहस और तकरार। पेट्रोल की कीमतों से सभी मुश्किलात का शिकार। रिपोर्ट करिए मोना सदीकी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सस्ती सवारी, चिंची रिक्शा का किराया भी 10 से 20 रुपए तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर कहते हैं परेशानी हो रही है, इनकम नहीं है, 70-80 रुपए कहाँ से लाएं? चिंचियों के किराए भी बढ़ा दिए हैं तो हमारे लिए मसले बनना है। किराया बढ़ गया है, घर में खा नहीं सकते, नहीं पी सकते। हम लोग जब जाते हैं तो इतना किराया नहीं होता, मतलब बस से सफर करके आप लोग आसानी हो जाती है। बार बार चिंची बदलना पड़ता है, उन्होंने किराए भी बहुत बढ़ा दिए। ड्राइवर्स का कहना है हम क्या करें, मुसाफिर भी हमसे उलझते हैं, किराया नहीं देते। 80 रुपए किराया, लेकिन 80 रुपए किराया मिलता नहीं है, 60-70 रुपए देते हैं वो। पेट्रोल बढ़ गया है, किराया पैसेंजर कहाँ दे रहे, अब कुछ नहीं बच रहा। पब्लिक बस हो या रिक्शा, अब शहरियों के लिए सस्ती सवारी भी महंगी हो गई। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि ये अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं मगर कोई संजीदा नहीं। उमर हयात की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, मगर गवर्नर ने खत लिखा है कि माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे कह सकते हैं कि माशी हालात खराब हैं? इससे पहले भी माशी हालात खराब थे लेकिन इलेक्शन हुए। आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। PTI रहनुमा असद उमर रोस्टम पर आए और कहा, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर ज़मीनी इलेक्शन हो सकते हैं तो जनरल इलेक्शन कराने में माशी सूरत हाल कैसे खराब हो सकती है? असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं मगर तारीख देने को तैयार नहीं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ये तो मानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, वो ये तारीख देने को अगर तैयार नहीं है। आइन से ये भी बता चुके हैं कि ये भी मुमकिन है कि कोर्ट ये फैसला करे कि सदर पाकिस्तान फिर तारीख देंगे। दौरान समाअत गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने कार्रवाई 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फरहान हुसैन के साथ उमर हयात वसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर कायद ने जो मैंडेट दिया उसकी हिफाजत करेंगे। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की थी। कराची के तमाम